उसके बाद वो पूरी फिल्म हिंदी में लिखी गई। बाद में इंग्लिश में हुआ, जब शूटिंग हुई तो उसको इंग्लिश में कुछ एक्टर्स के लिए किया गया, क्योंकि हर एक्टर नहीं समझ पाता। विशेष रूप से मान लीजिए कोई एक्टर दक्षिण भारत से आ जाए, उसको हिंदी में फिल्म शूट करनी है, कैसे करेगा बेचारा? उसको रोमन में लिख के देते हैं। पर कुछ लोग हैं, अमिताभ बच्चन एक ज़माने में ऐसा करते थे, आशुतोष राणा इस समय ऐसा करते हैं। मेरे मित्र हैं, कुछ दिन पहले बता रहे थे कि उनकी स्क्रिप्ट अभी भी हिंदी में लिखी हुई आती है, देवनागरी में लिखी हुई आती है। उनका तेवर है कि भाई देवनागरी में पढ़ूंगा, रोमन में नहीं आप पकड़ में आती है, तो करते हैं उसमें। मेरा जो कहना है वो ये कि मनोरंजन की दुनिया में इतने अवसर हैं और उन अवसरों में हिंदी का मुकाबला किसी भाषा में नहीं हो सकता है। बस थोड़ा सा अपनी ताकत का एहसास करिए, घबराइए मत, डरिए मत। हिंदी समाज की सबसे बड़ी समस्या एक ऐसा डर है जो बिना किसी वजह के, जो मिरांडा को था। वो योग्य थी, समझदार थी, और उसको ये एहसास करा दिया गया था कि तुम सही फैसले नहीं कर सकती हो, तुम्हारे फैसले हम करेंगे। यही हिंदी समाज की बात है। और हिंदी समाज से मेरा निवेदन सिर्फ इतना है, किसी भाषा से नफरत नहीं करनी है, बाहें फैलाकर सबका स्वागत करना है। अंग्रेजी से भी मोहब्बत करनी है, उससे ज़्यादा तमिल तेलुगु से करनी है, उससे ज़्यादा हिंदी से करनी है, और सब भाषाओं को साथ लेकर, उर्दू को भी साथ लेकर, आत्मविश्वास से भरकर, बिना किसी हीन भावना से युक्त होकर, सोशल मीडिया के इस नए उत्सव को मनाते हुए, व्यापार व्यवसाय की दुनिया में, विज्ञापन की दुनिया में हिंदी की ताकत का एहसास करते हुए जब अपनी भाषा का सम्मान करेंगे तो नज़ारा कुछ और होगा। मैं रामविलास शर्मा, आपने नाम सुना होगा उनका, हिंदी के विद्यार्थी हैं। उन्होंने बड़ी गहरी बात कही थी। उनका एक कंसेप्ट है, आपने पढ़ाई होगा, हिंदी जातीयता को लेकर उन्होंने खूब बात की। उन्होंने कहा कि भारत की अकेली हिंदी भाषा है जिसमें जातीयता की भावना कम है। जो मैंने कहा ना कि स्पेनिश लोगों में, डच लोगों में, उन सब में अपनी भाषा के सम्मान का भाव है, जर्मन लोगों में, फ्रेंच लोगों में है। वो भाव आपको मराठी में दिखेगा, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, ओडिया में, बांग्ला में, सब में दिखता है। अपनी भाषा को लेकर एक गरिमा का भाव, सम्मान का भाव, पता नहीं क्यों वो हिंदी में नहीं दिखता है। थोड़ा लाइए, कॉन्फिडेंस से रहिए। कोई अंग्रेजी में डराए, मत डरिए। भारत में कोई आपसे कहे कि तुमको इंग्लिश नहीं आती है, उतना ही तेवर से कहिए तुमको हिंदी नहीं आती है। क्योंकि जिस देश में 57% आबादी हिंदी बोलती हो, अंग्रेजी सेकंड थर्ड लैंग्वेज में अच्छी खासी है, 10% से ऊपर है कुल मिला के। अगर तीनों स्तरों को मिला लें तो हिंदी की एकदम बाद अंग्रेजी आती है, फिर बांग्ला आती है, 10.5% के आसपास है। क्योंकि सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज में अंग्रेजी का बोलबाला बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट लैंग्वेज में वो केवल 2,70,000 लोगों की भाषा है। तो भी हिंदुस्तान में हिंदी नहीं आना और अंग्रेजी नहीं आना, अगर ये दोनों शर्मिंदगी की बातें हैं तो ज़्यादा शर्मिंदगी की बात कौन सी है? हिंदी ना आना। तो कोई अगर आपसे बोले कि मुझको हिंदी नहीं आता है, तो आप ऐसे बोलना कि मुझको अंग्रेजी नहीं आता है, और थोड़ी बहुत आती है, मेरा काम चल जाता है। अगर मुझे खेती करनी है तो मुझे अंग्रेजी क्यों चाहिए? अगर मुझे छोटा मोटा उद्यम करना है, अंग्रेजी क्यों चाहिए? हाँ, अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट का वकील बनना है तो अंग्रेजी चाहिए। अगर मुझे एकेडमिक्स में, रिसर्च में जाना है, माइक्रोबायोलॉजी में जाना है, तो अंग्रेजी चाहिए। और उसमें भी धीरे धीरे क्यों ऐसा ना हो कि हिंदी में पढ़ने लिखने की संस्कृति बने। एक अंतिम निवेदन आपसे कर रहा हूँ। हिंदी समाज को लेकर मेरी गंभीर शिकायत है कि हम पढ़ते लिखते नहीं हैं, अफवाहें फैलाते हैं, अफवाहें सुनते हैं, प्रभावित होते हैं। थोड़ा पढ़िए, तथ्यों को देखिए, रिपोर्ट्स को पढ़िए। किसी भी मुद्दे पर जो तथ्य हैं उनको समझकर अपनी राय बनाइए, दिमाग की खिड़कियां खोलिए। और मेरा मानना है कि एक समाज के तौर पर यदि हम ऐसे हो जाएंगे तो हमारा सम्मान खुद ब खुद दुनिया भर में होगा। केवल भारत का मसला नहीं है, पूरी दुनिया में होगा। धन्यवाद। सर, मैं अंग्रेज़ी मीडियम की छात्रा हूँ, पर मतलब मैंने स्कूलिंग भी इंग्लिश मीडियम से की है, तो वहाँ भाषा बहुत सरल होती थी। पर जब मैं दिल्ली में आई, फिर बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो गई मेरे को। मेरे को लगता है मैं इंग्लिश में फिट नहीं बैठ पाती, हिंदी में भी फिट नहीं बैठ पाती। तो फिर इसका कोई सॉल्यूशन ना मेरे को ढंग से
मतलब इंग्लिश में चीज़ें हिंदी में चीज़ें समझने में ज़्यादा अच्छा लगता है, पर मेरा मीडियम इंग्लिश है और हिंदी में मुझे ज़्यादा इतनी मतलब जो डीप वाली पकड़ होती है वो नहीं है। आपकी भाषा कैसी है इसका फैसला 2-3 तरीके से होता है। पहला ये कि आपका सिंटैक्स यानी भाषा में जो व्याकरण के नियम हैं, वाक्य बनाना, समझना, जटिल वाक्य बनाना, उन सब में आप सहज हैं या नहीं, ये पहला सवाल है। और दूसरा ये कि उसमें जितने नए नए शब्द आते हैं वो आपको समझ में आते हैं नहीं आते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आपको अंग्रेजी में सिंटैक्स में दिक्कत नहीं होगी, टेंसेस समझ में आते होंगे, मुश्किल से मुश्किल वाक्य भी आपको समझ में आता है कि वाक्य कैसे बना हुआ है, लिख भी लेती होंगी आप। मेरे अनुमान से आपकी दिक्कत ज़्यादा इसलिए है कि शब्द इतने सारे नए अचानक आ रहे होंगे कि उन सबको समझ पाना मुश्किल होता होगा। तो मेरा अनुमान ये है कि ये समस्या तो एक उर्वर भूमि है, अपनी भाषा को अच्छा करने का एक तरीका है। और पहले के लोग बोलते थे कि रोज़ 5 नए शब्द सीखो, वो एक आउटडेटेड कंसेप्ट है। आज का कंसेप्ट ये है कि जो भी शब्द आपके सामने पहली बार है उसे नोट कीजिए, उसे 2-3 तरह से वाक्यों में इस्तेमाल कीजिए और उस डायरी के शब्दों को रोज़ कोशिश करके 1-2 शब्दों का इस्तेमाल करते रहिए। तो अंग्रेजी को अच्छा बनाने के लिए 2-3 महीने काफ़ी हैं, कोई रॉकेट साइंस छोड़ना है, भाषा ही तो है। भले मेरी समझ है कि कोई भी भाषा, चाइनीज़ को लेकर मैं थोड़ा पसोपेश में रहता हूँ, सामान्यतः कोई भी भाषा सीखने के लिए 3 से 6 महीने पर्याप्त होते हैं ठीक स्तर तक सीखने के लिए, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे वो हिंदी हो। तो अगर आपने अंग्रेजी में पढ़ाई अपनी की है, शुरू कर दी है, तो अंग्रेजी में पढ़ें और शब्द बढ़ाएं। और वैसे अगर आपके टीचर क्लास के बाद अलग से उसी बात को थोड़ा हिंदी में भी समझा दें तो शायद ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और मैं अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को देखता हूँ, वो कहने को इंग्लिश मीडियम के, पर जब हिंदी में समझाओ तो ज़्यादा समझते हैं। तो टेक्निकल वर्ड्स अंग्रेजी के, बाकी हिंदी में। अगर टीचर ना भी समझाए, मुझे नहीं पता यहाँ का तरीका क्या है, 3-4 दोस्तों का ग्रुप बना लीजिए कि क्लास में जो समझा इंग्लिश में, चलो हिंदी में डिस्कस करते हैं। तकनीकी शब्द इंग्लिश के रखिए, उसमें भाषा हिंदी रखिए, तो समझ में आएगा ठीक से। जी सर, धन्यवाद सर। जी सर, मेरा नाम समीक्षा मिश्रा है और मैं हिंदी विभाग की द्वितीय वर्षीय छात्रा हूँ। सर, पहले तो आपके वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले मैंने आपको हंसराज महाविद्यालय में सुना, मुझे वहाँ सुन के भी बहुत अच्छा लगा, पर आज अपने महाविद्यालय में इतने पास से आपको सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सर, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ और इतनी उम्र में भी आकर आपके जो मुखमंडल पर तेज हमेशा रहता है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं 80 साल का हूँ, 90 साल का हूँ? सर, मैं आपके यहाँ आने से पहले मैंने आपकी उम्र गूगल पे सर्च की थी, 49 बताया था। सर, एडवांस में जन्मदिन की शुभकामनाएं। सर, प्रश्न पे आती हूँ। सर, आपने कहा कि हिंदी ताकतवर है लेकिन उसका एहसास दिलाने वाला कोई नहीं है, और हिंदी समझदार है लेकिन उसे बताने वाला कोई नहीं है। आज भी हम देखते हैं, जैसे आपने भाषाओं के शब्दों को लेकर झगड़े पर बात की, भाषाओं जो आज झगड़े होते हैं। सर, आज एक ऐसा ही झगड़ा उठा है, थोड़ा राजनीतिक पक्ष है, लेकिन मैं जानना चाहूँगी आपके विचार कि आज भारत है और इंडिया शब्द है, इसको लेकर बड़ा विवाद छिड़ रहा है, और जो मीडिया है वो इस पर बड़ा मिर्च मसाला लगा के बताती है कि सरकार से पूछती है कि ये जनता जानना चाहती है, बल्कि जनता दोनों नामों में सुखी है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या हमें उस इंडिया शब्द को अपना लेना चाहिए या दोनों ही हमारे लिए बेहतर है? देखिए, मैं फिर कहूँगा कि मुद्दों को ना अलग करके समझना पड़ेगा। पहली बात, ये विवाद इस समय क्यों उठा, इसके पीछे राजनीतिक कारण हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मेरी अपनी समझ ये है कि 2 तरह से मुद्दे को देखना है। पहली बात, ये उठा क्यों, और दूसरी बात, सही क्या है, गलत क्या है। ये उठा क्यों, इसके पीछे राजनीतिक पृष्ठभूमि पूरा देश जानता है, आप भी जानती है, मैं भी जानता हूं। पर कोई मुद्दा राजनीतिक वजह से उठा इसलिए मुद्दा ही गलत है, ऐसा नहीं होता है। राजनीति कई बार गलत काम करती है, कई बार सही काम कर देती है, और जनता के दबाव में अगर सही काम हो ही जाए, राजनीतिक वजह से ही हो, तो भी क्या बुरा है। अब आते हैं इस सवाल पर कि भारत और इंडिया में से क्या सही है। संविधान सभा में इस पर खूब बहस हुई थी। यह हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 है और उसमें लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उस समय डिबेट थी कि भारत का नाम भारत रखें या इंडिया रखें। कुछ लोगों ने आर्यव्रत भी कहा, आर्यव्रत कहा, कुछ ने हिंदुस्तान कहा, सब नाम चले। अंत में सहमति बनी कि नहीं, भारत और इंडिया ही ठीक है।
नेहरू जी ने खुल के तो नहीं, पर नेहरू जी के पर्सपेक्टिव से जो बात वहां पर ज्यादा आई वो ये थी कि हमारे संविधान के बनने की प्रक्रिया में जो बहुत सारे एक्ट थे जो अंग्रेजों ने बनाए थे, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का है, 1935 का एक्ट था, उन सब में इंडिया का इस्तेमाल था। उस समय के भारत की तरफ से जो समझौते अंतर्राष्ट्रीय थे उन सब में इंडिया नाम था। पश्चिम की दुनिया हमें इंडिया के नाम से जानती थी, अमेरिका हो, फ्रांस हो, कोई भी हो, सब इंडिया जानते थे। नेहरू जी का मिजाज जो था वो ये भी था कि हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव में चीजों को देखना है, पूरी दुनिया से संवाद करना है, क्योंकि उनकी रुचि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। मेरे ख्याल से इन सब वजहों से तय हुआ कि हम अपना नाम इंडिया रखेंगे, पर इंडिया के बराबर महत्व भारत का भी रहेगा। तो लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। 4 दिन पहले की बात है, मैं हॉलैंड में एक टैक्सी में बैठा हुआ था। इंटरेस्टिंग बात सोच के देखिए, टैक्सी का ड्राइवर मोरक्को का रहने वाला था। उसको जैसे ही पता लगा मैं भारत से हूं, उसने मुझसे यही सवाल पूछा। उसने कहा कि यू आर फ्रॉम इंडिया? मैंने कहा यस। वी आर लिस्टिंग टू ए डिबेट इंडिया और भारत, व्हाट डू यू थिंक? मैं बड़ा चकित कि ये मोरक्को का आदमी हॉलैंड में रहता है, इसके मन में ये सवाल आ रहा है। तो मैंने कहा कि ये तो राजनीतिक कारणों से हुआ है, लेकिन बात अपने आप में सही है। मैंने कहा जैसे बॉम्बे मुंबई हुआ, मुझे खुशी हुई, क्योंकि मुंबई की आबादी के लिए मुंबई में जो मजा है वो बॉम्बे में नहीं है। बॉम्बे तो अंग्रेजों ने नाम दिया था। कोलकाता को कैलकाटा अंग्रेजों ने किया, तो बंगाल के लोगों ने कोलकाता कर दिया उसको। दिल्ली को दिल्ली के लोगों ने दिल्ली कर दिया, दिल्ली ही बना के रखा हुआ है, DILLI, ये होना चाहिए। कहे कि दिल्ली भाई, हम क्यों दिल्ली बोलेंगे दिल्ली को? ये सारे तर्क अगर सही हैं, अगर बर्मा का नाम म्यांमार होना सही है, क्योंकि उनकी जनता की आवाज तो म्यांमार में है, बर्मा में नहीं है। श्रीलंका और सीलोन की डिबेट में वो अपने आप को सीलोन ना मानना चाहे, श्रीलंका मानना चाहें, क्योंकि उनकी भाषा श्रीलंका बोलती है। तो मेरे मन में सवाल बड़ा साफ आता है कि भारत इंडिया क्यों होना चाहिए। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, मैं सरकार के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, मुझे उनसे रत्ती भर मतलब नहीं, मैं एक विचार की बात कर रहा हूं। और मैं जब संविधान पढ़ाया करता था, अनुच्छेद 1 पढ़ाते हुए मैं हमेशा बोलता था कि मुझे चुभन होती है ये पढ़ते हुए कि इंडिया दैट इज भारत। दोनों ही लिखने थे तो भारत दैट इज इंडिया कर देते। अगर दोनों ही लिखने थे, ठीक है, दोनों रखें, क्या दिक्कत है। इंटरेस्टिंग बात इसके बाद है, मोरक्को के उस ड्राइवर ने उसके बाद पता है क्या कहा, हिंदी में अगर बताऊं, बोले अच्छा अच्छा ये मामला है, अब समझ में आया। फिर बोले कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारा नाम मोरक्को पड़ गया फ्रेंच लोगों की वजह से। मोरक्को के लोग मोरक्को को मगरिब बोलते हैं। और जब मैं सऊदी अरबिया गया, सऊदी अरब के लोगों ने मुझसे पूछा कहां से आए हो, मैंने कहा मोरक्को। उन्होंने इस भाव से देखा कि मैं पागल हूं, बोले नहीं, मगरिब से आए हो। अगर मगरिब की आबादी खुद को मगरिब कह के खुश है, तो उसे फ्रेंच लोगों की वजह से मोरक्को क्यों कहा जाए? इंडिया शब्द वेस्ट ने दिया और बुरे भाव से दिया। उनकी नजर में इंडियन होने का मतलब है बहुत पिछड़ा हुआ होना, रेड इंडियंस, वेस्ट इंडियंस। तो आज ये क्यों हुआ? मैं समझता हूं कि राजनीतिक निहितार्थ है, और उस राजनीति में मेरी रुचि जरा सी भी नहीं है। लेकिन ये आज हो या कभी भी हो, मैं इस पक्ष में हूं कि देश का नाम देश की भाषा में होना चाहिए, और देश की भाषा भारत के पक्ष में है। आप इंडिया भी रख लीजिए, इंडिया दैट इज भारत के बदले भारत दैट इज इंडिया मेरी पहली पसंद होगी। मुझे इंडिया से दिक्कत नहीं है, पर भारत मेरी पहली मोहब्बत है। नमस्ते सर, मेरा नाम अदिति सिंह है और मैं हिंदी ऑनर्स की छात्रा हूँ। जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपको भारत का एजुकेशन मिनिस्टर बनने का अवसर मिले, तो आप हिंदी को लेकर कौन से नए बदलाव करना चाहेंगे या कौन सी नई पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, है ना, कोई मुझे क्यों बनाएगा। लेकिन अगर मैं इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में चला ही जाऊं कि मैं भारत का शिक्षा मंत्री बन जाऊं, इसमें एक समस्या ये कि भारत में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का मतलब है कि केंद्र सरकार के पास शक्तियां सीमित हैं, राज्यों की अपनी शक्तियां हैं।
तो सबसे पहली बात, मैं राज्यों पर थोपूंगा कुछ भी नहीं, मैं सारे राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ संवाद करूंगा। मैं उन सबको प्रेरित करूंगा, समझाऊंगा। मैं उनसे कहूंगा कि तमिलनाडु में मेडिकल साइंस तमिल में होनी चाहिए, कर्नाटक में कन्नड़ में होनी चाहिए, हिंदी क्षेत्र में हिंदी में होनी चाहिए, हिंदी में नहीं इंग्लिश में होनी चाहिए, ऐसी कन्नड़ प्लस इंग्लिश में होनी चाहिए, तकनीकी शब्द अंग्रेजी में रहें। और वो शिक्षा सिर्फ मेडिकल साइंस क्यों, इंजीनियरिंग भी, लॉ में भी, जुडिशरी में भी। मैं ये भी चाहूंगा कि भारत के हर एग्जाम में, केंद्र के हर एग्जाम में अंग्रेजी और हिंदी का समान महत्व होना चाहिए। और राज्य स्तरीय हर परीक्षा में उस राज्य की राजभाषाओं का सम्मान होना चाहिए। महाराष्ट्र पीसीएस में मराठी की भूमिका अंग्रेजी से कई गुना ज्यादा होनी ही चाहिए, क्योंकि वहां के एसडीएम को, डीएसपी को मराठी लोगों से बातचीत करनी है। और यदि किसी राज्य में 2-3 राजभाषाएं हैं तो वहां की परीक्षा में उन दोनों तीनों राजभाषाओं की परीक्षा होनी चाहिए, ताकि वो व्यक्ति सेवाओं में आए जो उन भाषाओं को बोल सकता है। कुछ ऐसे प्रयास। और तीसरी बात, अभी हमें शिक्षा पर बजट हम बहुत कंजूसी से खर्च करते हैं। हमारा ज़्यादा बजट सेना पे खर्च होता है और चीज़ों पे होता है। मजबूरी वो भी है, सेना को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सुरक्षित होंगे तो पढ़ेंगे, अगर युद्ध हो गया किताब फेंके तो मारेंगे नहीं, तो हमें ये हथियार चाहिए ही चाहिए, युद्ध तो करना ही पड़ सकता है। पर मैं चाहूँगा कि शिक्षा पर हमारा खर्च बढ़े। एक ऐसी, भाई हिंदी में समस्या क्या होती है, और ये हिंदी के साथ बाकी भारतीय भाषाओं में, आपको हर विषय में अच्छे अध्यापक ही नहीं मिलते हैं। अच्छे अध्यापक क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि अच्छे कॉलेज ही नहीं है। अच्छे कॉलेज क्यों नहीं है? क्योंकि अच्छे शिक्षक पहले बने ही नहीं थे। अच्छे शिक्षक क्यों नहीं बने थे? क्योंकि उनको पता था कि नौकरी मिलेगी नहीं। अगर नौकरी इंग्लिश में ही मिलेगी तो लोग इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ेंगे। इस बच्ची ने अभी भी कहा कि मैं अंग्रेजी माध्यम में, मुझे हिंदी ज़्यादा समझ में आती है। पर ये अंग्रेजी माध्यम में क्यों है? क्योंकि नौकरी का संकट है, एक मजबूरी है कि नौकरी इंग्लिश में मिलेगी। अगर भारत सरकार ठान ले और राज्यों की सरकारें ठान लें, अपनी अपनी भाषाओं में पढ़ाई लिखाई की संस्कृति को ठीक से विकसित करें। रामविलास शर्मा जी ने कहा था कि हर जिले में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए अपनी भाषा में। आंध्र प्रदेश के हर जिले में एक तेलुगु विश्वविद्यालय हो, जो उस जिले की विशेषताओं को केंद्र में रखकर ज्ञान विज्ञान कौशल का विकास करता हो। ये हिंदी पट्टी में होना चाहिए, हर जिले में विश्वविद्यालय हो, छोटा ही हो, एक विश्वविद्यालय हो। उस जिले में खेती कैसे अच्छी हो सकती है, उस जिले में उद्योग कैसे पनपेगा, स्टार्टअप कैसे होगा, उस पर रिसर्च वहां पर हो, वहां की भाषा में हो, वहां के किसान को समझ में आती हो। और देखिए, अनुवाद की दुनिया बड़ी समृद्ध हो चुकी है। आज से 4 साल पहले गूगल ट्रांसलेट करने पे हंसी आती थी। आज क्रिएटिव ट्रांसलेशन छोड़ दीजिए, तथ्यों का अनुवाद मैं तो अक्सर लगभग रोज इस्तेमाल करता हूं। हम जिस संस्था में काम करते हैं दृष्टि में, हमारी राजभाषा हिंदी भी अंग्रेजी भी है। और मैं सुनिश्चित करता हूं कि हमारी संस्था में जितने भी नोटिफिकेशंस आएंगे पहले हिंदी में आते हैं, फिर अंग्रेजी में आते हैं। मैं खुद बनाता हूं, दोनों भाषाओं में बनाता हूं। पहले हिंदी में, गूगल ट्रांसलेट पे जाता हूं, 1 सेकंड में अनुवाद हो जाता है। फिर उसको चेक करता हूं। आश्चर्य आपको होगा कि पहले 40-50% सही होता था, आजकल 95-97% सही होता है। मुश्किल से 2 साल रुक जाइए, यह मामला 100% का होने वाला है। जिस दिन 100% का हो गया, उस दिन हिंदी वालों का यह बहाना खत्म हो जाएगा कि हिंदी में कंटेंट नहीं है। आपको अंग्रेजी का जो अखबार पढ़ना है, आज से 2 साल बाद पता क्या होगा? आप नेट पे जाएंगे, द हिंदू मान लीजिए पढ़ना है आपको, आप द हिंदू पे जाएंगे, नीचे क्या लिखा होगा, कौन सी भाषा में पढ़ेंगे, सारी भाषाओं के नाम होंगे, यहां तक कि स्पेनिश और फ्रेंच भी लिखा होगा। आप हिंदी क्लिक करेंगे, पूरा अखबार हिंदी में आएगा आपके सामने। फिर क्या बहाना बचता है? दुनिया की जो भी किताब पढ़नी है, एक टैबलेट आपके पास होगा या बुक रीडर होगा, दुनिया की जो किताब पढ़नी हो अपनी भाषा में आप पढ़ेंगे और अनुवाद की समस्या रत्ती भर नहीं होगी। मुश्किल से 5 से 10 साल के बाद ऐसी डिवाइसेस आ जाएंगी, ईयरफोन लगा होगा आपके कान में। आप, जैसे मैं भी जब विदेश में जाता हूं, जहां अंग्रेजी चलती है वहां दिक्कत नहीं आती। अब जैसे मान लीजिए मैं ऑश्विट्ज, एक आपने सुना होगा जहां नाजी अत्याचार हुए थे, मैं 2 दिन पहले पोलैंड में वहीं गया हुआ था। वहां हर चीज पोलिश भाषा में लिखी हुई थी, कहीं कहीं अंग्रेजी थी। अब समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ूं।
गूगल ट्रांसलेट पे जाके कैमरा ऑन करना है, लैंग्वेज में आपने कर दिया पॉलिश टू इंग्लिश, आप कैमरा जहां जहां ले जा रहे हैं पॉलिश इंग्लिश में कन्वर्ट होकर दिख रही है आपको, कोई समस्या ही नहीं है। वो सारी पॉलिश लिखी है, मैं सारा अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं, कहीं कहीं हिंदी में पढ़ रहा हूं, सब कुछ हो चुका है। मुश्किल से 2-3 साल बाद क्या होगा, ऐसे हेडफोन्स और माइक आ जाएंगे, आप अपने कंप्यूटर से या फोन से कनेक्टेड हैं, एक पॉलिश व्यक्ति या मान लीजिए डच व्यक्ति आपसे बात कर रहा है नीदरलैंड्स का, उसको केवल डच आती है, मुझे केवल हिंदी आती है। मैंने अपने फ़ोन में डच से हिंदी सेट कर दिया, उसने अपने फ़ोन में हिंदी से डच सेट कर दिया, वो डच बोल रहा है, मेरे हेडफोन में जो माइक है वो उसको सुन रहा है, कंप्यूटर कनेक्टेड है, फ़ोन कनेक्टेड है, मेरा फ़ोन तुरंत उसको हिंदी में कन्वर्ट करके मुझे हिंदी में सुना रहा है। मैं हिंदी बोल रहा हूँ, उसे डच में सुन रहा है। और ये मैक्सिमम अगले 5 साल का मामला है। 5 साल बाद बेबीलोन की मीनार बन जाएगी। 5 साल बाद आप दुनिया की किसी भी भाषा के साहित्य को, साहित्य में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ज्ञान विज्ञान की बात कर लेते हैं, किसी भी भाषा के ज्ञान विज्ञान को आसानी से पढ़ सकेंगे। अगर मैं शिक्षा मंत्री बन गया, जो कि मैं नहीं बनूंगा, मैं जानता हूं, क्योंकि लोग क्लिप काट के चलाएंगे कि देखो बनना चाह रहा है ना। अगर ऐसा कभी हुआ तो मैं सुनिश्चित करूंगा भारत के हर विश्वविद्यालय में हर ज्ञान की चीज हर भाषा में उपलब्ध हो। और 20-25 साल लगेंगे, जिस दिन हिंदी, मराठी, तमिल बच्चों को समझ में आ गया कि उनकी भाषाओं में भविष्य है, वो अपनी भाषाओं में पढ़ के आग लगा देंगे। ऐसी ऐसी रिसर्च करेंगे, अभी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जिस दिन सारी भाषाओं में आत्मसम्मान का भाव आ गया, रिसर्च होने लगी, पढ़ाई होने लगी, उसके बाद आप देखिए फिर क्या होता है। क्यों आपको उच्च अध्ययन के लिए केवल JNU या अशोका समझ में आता है, जहां अंग्रेजी में ही चीजें मिल पाती हैं? क्यों ऐसा नहीं होता कि कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हों जहां हिंदी में इतने स्तर के ज्ञान की बातें होती हों जो दुनिया के बेस्ट यूनिवर्सिटीज के लेवल की बातें हैं? क्यों हार्वर्ड जैसा स्ट्रक्चर हिंदी में नहीं बन सकता, येल नहीं बन सकता? एकदम बन सकता है। लेकिन सरकार को 20-25 साल ताकत लगानी होगी, एक विजन रखना होगा, और जो तकनीकें हमारे ज़माने में आ चुकी हैं उन तकनीकों के होते हुए ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, एकदम आसान काम है। बस एक विजन हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, और 20-25 साल का समय, एक पीढ़ी गुजरने का समय। आप ऐसे चेंजेस 2 दिन में नहीं कर सकते, एक पीढ़ी लगती है, और हर पीढ़ी के साथ वो चेंजेस आपको नजर आते हैं। मैं ये करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु हमारे विभाग प्रभारी चंदा मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विकास जी के इतने शानदार व्याख्यान के बाद धन्यवाद ज्ञापित करना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन मैं करूंगी। विकास जी, आपने इतनी लंबी यात्रा कराई है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस सूत्र को पकड़ूं और किसको छोड़ूं। आपने जो मिरांडा के कैरेक्टर से हमारे विद्यार्थियों को परिचित कराया है कि उसकी ताकत क्या है, उसका आत्मविश्वास क्या है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे बच्चों में जो हिंदी भाषियों में जो हीनता बोध है, वो आज इस ऑडी से जब निकलेंगे ना, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके मुखमंडल की आभा हमारे विद्यार्थियों के मुख पर होगी। ये मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ। तो मैं सबको हृदय से एक बार धन्यवाद देती हूँ। और चूंकि मुझे पता है कि विकास जी की अगली मीटिंग है, इसीलिए मुझे ये बात समेटनी पड़ रही है। और आत्मा और मिरांडा के एक्चुअल जो कैरेक्टर है उसको लेके जाएं, और विकास जी के जो मुखमंडल की जो आभा है वो अपने चेहरे पर बरकरार रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विकास जी के साथ साथ इस ऑडी में उपस्थित प्रत्येक श्रोता को धन्यवाद देती हूँ।